हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटेंसी फॉर्म ए। आज हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर 2 एग्रीकल्चर सेक्टर को डिटेल में समझेंगे। इस लेक्चर में प्रॉब्लम्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसकी मीनिंग, फेजेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, सब्सिडी और डिबेट को इजी लैंग्वेज में कवर करेंगे। कंप्लीट पीडीएफ नोट्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में अवेलेबल है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग 1950 टू 90। एग्रीकल्चर सेक्टर। देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में बेसिकली 3 पॉइंट्स आते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकंड, रिफॉर्म्स मींस इसका सॉल्यूशन, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी चाहिए होता है। देन ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब प्रॉब्लम की बात अगर प्रॉब्लम की हो तो वो 2 टाइप्स की होती है, लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रिफॉर्म्स। अब रिफॉर्म्स कैसे होगा, सॉल्यूशन कैसे होगा, बात करते हैं। लैंड रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। फर्स्ट, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट। बीच वाले जो होते हैं ना, बिचौलिए, जिनको कमीशन चाहिए होता है, तो उनको हटाया जाना है। भाई उसको हटाएंगे तभी तो मार्जिन बढ़ेगा। yes. तो बीच वालों को हटाया गया। सेकंड क्या है, लैंड सीलिंग, मतलब किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन, जैसे वो जमींदार सिस्टम था ना, तो उनके पास जमीनें बहुत ज्यादा होती थी, तो उस पर लिमिट लगा दी गई। ये सिर्फ अभी ओवरव्यू दे रहे हैं, डिटेल में बात करते हैं अभी। थर्ड है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, मतलब किसी के पास कई जगह जमीन है तो उसे मिलाकर मर्ज करके एक ही जगह दे दिया, इन अ सिंगल प्लेस। फोर्थ, रेगुलेशन ऑफ रेंट, मतलब जो रेंट है उसे 30% अर्निंग का फिक्स कर दिया कि अगर अर्निंग जो भी है उसका 30% मीन्स 1/3 ही आपको रेंट पे करना पड़ेगा। डिटेल में बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स को। फर्स्ट, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट, जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट इज रिमूव्ड। जमींदारी सिस्टम था ना भाई, जो बिचौलिए वाला काम करते थे। सेकंड, लैंड सीलिंग, इट refers to fixing the maximum size of land which could be owned by an individual। तो एक लिमिट लगा दी गई कि इससे ज्यादा को नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। थर्ड, consolidation of land holdings, it means to bring land holdings of farmer at one place rather than scattered in pieces at several places। बहुत ज्यादा जगह, 1 2 3 जगह जमीन है, मर्ज करके एक जगह दे दिया। फोर्थ, रेगुलेशन ऑफ रेंट, अभी समझाया, अर्निंग जो भी होगी उसका 1/3 रेंट जाएगा। ग्रीन रिफॉर्म्स, हरी फसल। हाँ, मतलब ग्रीन रिफॉर्म्स मतलब अब सॉल्यूशन चाहिए होता है। हाँ, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ये तो मैंने इसकी मीनिंग बताई। तो अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, जो MS स्वामीनाथन सर ने दी थी। इफ एग्रीकल्चर फेल्स एवरीथिंग एल्स विल फेल। अगर एग्रीकल्चर ही फेल हो गया तो हर चीज फेल हो जाएगी। तो MS स्वामीनाथन सर को फादर ऑफ इंडियंस ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। अब यहाँ पर तो हर एक क्रॉप्स की बात की जाए तो हर एक क्रॉप्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, बट व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन देखा गया कि जबरदस्त हो गया, तभी देखिए मैंने इसे इंक्रीज किया हुआ है, दिख रहा है ना ये ग्रीन रेवोल्यूशन। अब इसमें होता क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन में प्रोडक्शन तो जबरदस्त होता था। क्यों? क्योंकि इसमें HY सीड्स का यूज किया जाता था, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का। बट ये होता क्या है कि HYV सीड से टिड्डे वगैरह होते हैं ना, इंसेक्ट वगैरह, कीटाणु क्या होते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते थे। देखिए मैंने लिखा भी है थ्योरी की फॉर्म में। तो अब किया क्या गया कि अगर पूरे भारत देश के अंदर हमें HYV सीड्स को लाने की एक मुहिम चलाई गई, तो पहले कहाँ, पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से ही
शुरुआत की गई, ताकि हम देखें कितनी टिड्डियां आती हैं और कितनी नहीं। तो पूरे भारत देश में नहीं, सिर्फ पंजाब में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में ही ये शुरुआत की गई HIV सीड्स की। अब देखा गया कि नॉट ओवर ऑल इंडिया, पूरे भारत देश में नहीं, सिर्फ 3 जगह। अब देखा गया कि हाँ, प्लान हमारा सक्सेसफुल रहा। देन एक्सेप्ट प्लेस, उसके बाद फिर हर जगह HIV सीड्स का शुरू हो गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब इसे हम 2 फेज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट फेज 1965 टू 75 एंड द सेकंड फेज इज 75 टू 85। फर्स्ट फेज अभी समझाया, पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इसलिए कि भाई अगर हम पूरे इंडिया में शुरुआत करते हैं HIV सीड्स की 3 को ना करके, तो फिर होता क्या भाई, सब पहले ये देखना था ना कि अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं होते। तो ये सक्सेसफुल रहा। तो सिर्फ पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ही शुरुआत की गई, बढ़िया जबरदस्त चलता रहा। उसके बाद फिर सेकंड फेज में जो भी बचा हुआ था स्टेट, उस पर हम लोगों ने फिर HIV सीड्स की शुरुआत कर दी। डिस्कस द फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, फेज 1 एंड फेज 2। इन द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन फ्रॉम मिड 1960 to 70, अभी समझाया आपको, द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स वाज रेस्ट्रिक्टेड टू द मोर प्रॉस्पेरस स्टेट लाइक पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। सिर्फ 3 ही में शुरुआत की गई थी। सेकंड फेज में द पीरियड ऑफ सेकंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन फ्रॉम मिड 1970 to 80। इन दिस फेज द HIV टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अ नंबर ऑफ स्टेट एंड आल्सो बेनिफिटेड मोर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। ठीक है ना, ये प्रोडक्शन फिर बढ़ गया, क्रॉप्स का फसल बढ़ गई ना भाई ग्रीन रेवोल्यूशन में। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन रिफर्स टू एन इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है ना, इससे होता क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन से प्रोडक्शन काफी बढ़ जाता है फूड ग्रेन्स। ड्यू टू यूज ऑफ HIV सीड्स यूज फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड वाटर मींस इरिगेशन। भाई पानी का इस्तेमाल, इंसेक्टिसाइड्स का यूज, पेस्टिसाइड्स का यूज, फर्टिलाइजर्स का यूज, HIV सीड्स का यूज करके हम ग्रीन रेवोल्यूशन में इस चीज को बोलते हैं। तो डेफिनेशन है ग्रीन रेवोल्यूशन की। एडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फर्स्ट अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस। देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले प्रोडक्शन काफी कम था, ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ है तो प्रोडक्शन काफी बढ़ा है। जब प्रोडक्शन काफी बढ़ा तो फिर मार्केट में ज्यादा बेनिफिट हुआ, सरप्लस हमारा बढ़ गया। मींस किसानों का, फार्मर्स का बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। इमरजेंसी में जब प्रोडक्शन कम होता है तो इमरजेंसी के लिए प्रोडक्शन हमें कुछ बचा कर, जैसे कोरोना काल है, बचा कर रखना पड़ता है ना गवर्नमेंट को। अब जब स्टॉक बहुत ज्यादा होने लगा तो फिर इमरजेंसी के लिए कुछ स्टॉक सेव करके रखना पड़ गया। ये अच्छी चीज है, इसे हम बोलते हैं बफर स्टॉक। ये नहीं कि सब उठाकर बेच दो, हाँ इस्तेमाल कर लो, कुछ इमरजेंसी के लिए हमें रखने पड़ते हैं स्टॉक को, जिसे हम बोलते हैं बफर स्टॉक। बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप। अब जब प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो फिर वो चीजें, उसकी वैल्यू घट जाती है, तो फिर गरीब लोग भी उसका यूज करने लगे, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन को खरीद पा रहे थे, है कि नहीं भाई। महंगी चीजें गरीब आदमी कहाँ खरीद पाएगा। डिसएडवांटेज की बात करते हैं। अब रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, भाई आप सोचो HIV सीड का यूज कोई आसान बात है क्या, महंगे होते हैं, गरीब आदमी यूज कर पाएगा, तो ये क्या है, डिसएडवांटेज है इसका। रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इक्वालिटी। आप सोचो, आप अब इतना महंगा है, अमीर आदमी तो हर चीज खरीद लेगा, अमीर आदमी के लिए कोई महंगाई कुछ नहीं है, लेकिन गरीब आदमी के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि अगर फार्मर्स को सपोर्ट करना है तो अगर चीजें 500 रुपए की है तो 100 रुपए फार्मर दे, 400 रुपए गवर्नमेंट देगी। तो इसे क्या बोलते हैं, सब्सिडी, मतलब फाइनेंशियली हेल्प। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि पुअर, मतलब जो गरीब तबका है, गरीब लोग हैं, उनको तो हेल्प मिल गई, लेकिन अमीरों को हेल्प नहीं मिल पाई। तो इससे क्या हुआ, ऊंच नीच का भेदभाव होने लगा। इससे काफी बहुत बड़ा डिबेट भी छिड़ा। अभी आगे देखिएगा, बात करते हैं। ये देखिए, डिबेट ओवर सब्सिडी, सब्सिडी को लेकर काफी डिबेट्स हुई, मतलब आर्गुमेंट, बहसबाजी। तो 2 चीजें यहाँ मेंशन की गई है। इकोनॉमिस्ट जो उसके फेवर में थे सब्सिडी के, और इकोनॉमिस्ट जो अगेंस्ट थे सब्सिडी के। एक कहते हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा कि सब्सिडी दिया जाए, बट कुछ कहते हैं कि नहीं दिया जाए। फर्स्ट,
एग्रीकल्चर इज स्टिल अ रिस्की बिजनेस। भाई रिस्की बिजनेस है ना भाई, पानी नहीं हुआ तो फिर खेती गई काम से। एक बात बता रहे एग्जाम्पल, मेजोरिटी ऑफ द फार्मर इज वेरी पुअर। ज्यादातर जो किसान है वो तो गरीब ही होते हैं ना भाई। अब यहाँ पर देखिए, ह्यूज बर्डन ऑफ गवर्नमेंट फिनांस। आप सोचो 400 रुपए 500 रुपए का फॉर एग्जाम्पल HYV सीड्स आनी है, 100 रुपए फार्मर से ले रहे हो, 400 रुपए गवर्नमेंट दे रही है। उससे हुआ क्या, गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन नहीं आएगा फिनांस का? बजट वगैरह में उतना इशू नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। सब्सिडी डू नॉट बेनिफिट पुअर फार्मर एज बेनिफिट एट अमाउंट ऑफ सब्सिडी गो टू द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड वेल्दी फार्मर। सब्सिडी का जो बेनिफिट मिला वो किसे मिला? कहने का मतलब ये बहस छिड़ी हुई है कि या तो वेल्दी फार्मर्स को मिला, को नहीं मिला, और भाई सब्सिडी किसको मिला? गरीबों को मिला। और या तो फायदा हुआ जो फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री थी, है कि नहीं? भाई इंडस्ट्री को तो पूरा 500 मिल गया, वो और बात है कि 100 रुपए फार्मर से 400 रुपए गवर्नमेंट से मिला। बात समझ रहे हैं ना? तो आखिरी में बात ये हुई कि दी जाए कि ना दी जाए, सब्सिडी विल कंटिन्यू। अगर नहीं दी जाएगी तो फिर नुकसान नहीं होगा, बेचारे फार्मर्स कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? तो सब्सिडी विल कंटिन्यू, सब्सिडी को दिया जाना ही कंटिन्यू कर दिया गया। क्लियर? तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।